Hello दोस्तों, my name is Braj Kishore Dwivedi. Today I am going to deliver a topic land tenure system in India. This is a related topic with agricultural geography. दोस्तों, after long time this video going to deliver, but it is very special because it is first video in 2023. तो आइए देखते हैं कि लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया में कौन कौन से एस्पेक्ट को हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम आज के समय में है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या सिनेरियो चेंज हो गए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, उन सब को हम संक्षिप्त रूप में देखने वाले हैं। तो इसके पहले आइए हम देखते हैं कि लैंड टेन्योर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो लैंड टेन्योर refers to the way in which land is held by an individual from the government। यानी ये वो ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति या एक किसान गवर्नमेंट से कैसे लैंड के राइट को हेल्ड कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उसको लैंड टेन्योर बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम की, तो लैंड टेन्योर सिस्टम ऐसे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है जिसके जरिए हम किसी भी लैंड की जो ऑनरशिप है, किसी भी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, उसको हम किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को कैसे देंगे, उस एंटायर सिस्टम को बोलते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। तो ये देखते हैं कि लैंड टेन्योर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस यानी अंडर ब्रिटिश रूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योरियल अरेंजमेंट, तो जिसको हम एक स्पेशल अप्रोच से देखने वाले हैं। मतलब ये जो तीनों टेन्योरियल अरेंजमेंट थे, ज़मींदारी, महालवारी और रैयतवाड़ी, ये कैसे इंडिया के विभिन्न भागों में, विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित थी। जैसा कि अभी आप इस मैप में देख रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया के कुछ भाग में यहाँ पर ग्रीन से शेड किया गया, कुछ भाग को रेड कलर से शेड किया गया, कुछ भाग को स्काई ब्लू कलर से शेड किया गया है। इन सबको हम देखने वाले हैं कि किस रीजन में किस प्रकार के टेन्योरियल सिस्टम प्रचलित थे। तो अभी इसको हम जस्ट देखने वाले हैं। पहले इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि प्रत्येक सिस्टम की क्या खासियत थी और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन या किस तरह का क्लास फॉर्मेशन किया गया था। तो ज़मींदारी सिस्टम क्या है? ज़मींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ज़मींदार का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था और ज़मींदार ही ऐसा रिकग्नाइज किया जाता था कि वही ऑनर ऑफ लैंड है, राइट। तो इसीलिए इस सिस्टम को ज़मींदारी सिस्टम कहा गया। इसमें एक 3 टियर क्लास होती थी, जिसमें सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद ज़मींदार और सबसे निचले पावदान पर पीजेंट हुआ करते थे जो लैंड को ऑपरेट करते थे या कल्टीवेट करते थे। तो होता इसमें ये था कि ज़मींदार का एक बहुत बड़ा रोल होता था, किसमें, जो लैंड से रेंट कलेक्ट होता था या फिर रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसको कलेक्ट करने का राइट किसको था? ज़मींदार को, और उसी को ही ऑनर ऑफ लैंड कहा जाता था। तो इससे होता ये था कि जो अमाउंट ज़मींदार लैंड से रेंट के तौर पे वसूलता था, उसका 11 भागों में पार्टीशन किया जाता था और उसका एक भाग ज़मींदार को मिलता था, बाकी 10 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इससे क्या था कि एक बॉन्डिंग बनी हुई थी ज़मींदार और अंग्रेज़ों के बीच में। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये अंग्रेज़ है और ये ज़मींदार थे और ये किसान है। तो इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी या अंग्रेज़ डायरेक्ट किसान के पास नहीं, बल्कि ज़मींदार से अपना कनेक्शन रखता था वो, और ज़मींदार ये जो लैंड का रेंट है या रेवेन्यू है या लगान के तौर पर, यहाँ से वो अमाउंट वसूल करके उसका 1% भाग, 11 के 1% भाग को लेता था और बाकी शेष के 10 भाग को अंग्रेज़ों को देता था। इस तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम को किसने ईजाद किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस सन में? 1793 में। बेसिकली इस तरह का जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बंगाल, बिहार, वाराणसी के क्षेत्र और इधर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में बहुत
ज़्यादा मात्रा में प्रचलित था, राइट। उसके बाद एक और सिस्टम था महालवारी। महालवारी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम बेंटिक ने 1833 में। ये बेसिकली पंजाब के रीजन और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें क्या सिस्टम बना हुआ था? इसमें एक विलेज कम्युनिटी होती थी, उसका एक मेन आदमी हुआ करता था जिसको लंबरदार बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जमींदारी सिस्टम में जमींदार होता था और महालवारी, महल जो शब्द है ये डिनोट करता है गांव को, तो गांव का एक मुखिया हुआ करता था जिसको लंबरदार बोलते थे। तो लंबरदार और उससे एलाइड व्यक्ति जो हुआ करते थे, गांव के ही लोग थे, उन सब को ये राइट था किस चीज़ का? रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। इस तरह की जो प्रणाली थी, इस तरह का जो सिस्टम था, वो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाके में देखने को मिलता था, ख़ास तौर से प्रचलित था पंजाब के इलाके में। इसके अलावा एक लैंड टेन्योर सिस्टम और था जो कि ख़ास तौर से साउथ इंडिया में प्रचलित था। इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। फेमस था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है पीजेंट या किसान। जैसा कि अभी इसमें आपने देखा, महालवारी में लंबरदार या विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी इंटरमीडिएटरी के तौर पे, और ज़मींदारी में ज़मींदार तो इंटरमीडिएटरी था ही, जो कि लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करके कुछ शेयर उसको मिलता था और बाकी शेयर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्टेट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना, और जिसमें जो लैंड का रेवेन्यू या लगान होता था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता था। इस तरह के जो सिस्टम थे वो ख़ास तौर से साउथ इंडिया में, जैसा कि मैंने कहा, साउथ इंडिया में खास तौर से मद्रास, बॉम्बे, कुछ पार्ट आसाम और इस तरह के मुंबई वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित था। और इसमें एक सिस्टम था कि जो रेंट हुआ करता था, जो लगान ली जाती थी, वो ड्राई वाले क्षेत्र से जो टोटल प्रोड्यूस निकलता था उसका 50% लगान देना पड़ता था। जो इरिगेटेड एरिया थे उसका 60% जो प्रोड्यूस था उसको लगान के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो देखिए, जैसा कि इसमें आपने देखा कि ज़मींदारी में अंग्रेज और किसान के बीच में एक ज़मींदार था, यहाँ पर अंग्रेज और किसान के बीच में एक लंबरदार महालवारी में, और रैयतवाड़ी में इन दोनों को यानी अंग्रेज को और किसान को डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित किया गया। इसमें इंटरमीडिएटरी को ख़त्म कर दिया गया, राइट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ये लैंड टेन्योर सिस्टम बनाया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, उसका सबसे पहला कंसिक्वेंसेस हुआ कि एक्सट्रीम प्रेजेंट इंडेप्टनेस ड्यू टू द स्काई हाई टैक्स रेट। देखिए, होता ये था कि ज़मींदारी सिस्टम में जब ज़मींदार लैंड से रेवेन्यू के तौर पे उनसे लगान वसूलते थे तो उन पे बहुत एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लगा देते थे, लगान लेते थे। तो जिससे क्या था कि वो मजबूर होते थे ज़मींदार से ही पैसा लेने को, और फाइनली जब वो अपनी फसल काटते थे उतना प्रोड्यूस होता नहीं था, तो क्रम हर साल वो कर्ज में डूबे रहते थे किसान। और फाइनली होता ये था कि जो पीजेंट थे वो बहुत ज़्यादा डेप्थनेस हो गए थे, और इस वजह से वो अपने लैंड को ज़मींदार के हाथ देने को मजबूर हो गए थे। तो ये भी एक आउटकम था जिसकी वजह से ज़मींदार के पास जो लैंड का ऑनरशिप थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड का ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी। और क्या कंसिक्वेंसेस हुए? क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ रिच फ्यू हु मोस्टली एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीजेंट। अनदर outcome, peasant lived in the constant fear of eviction. Poverty was entrenched into the farmer class. और जैसा कि मैंने कहा कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत अनइक्वल हो गया था, क्योंकि एक फिगर डिनोट करता है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम
कि 7% ऑफ लैंड ओनर ओन्ड 54% ऑफ लैंड, राइट। तो कितना कंट्रास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी से रिलेटेड एक JNU PhD एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था 2021 में। क्वेश्चन था लैंड टेन्योर एंड टेनेसी रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड on the one hand, and these are institutional factors which is collectively have their impact on the level of agricultural development। इसके रिगार्ड में दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं। The land tenure and tenancy regulate the ownership of agricultural land which were deregulated during the British period, and new system जमींदारी महालवारी रैयतवाड़ी implemented to collect land revenue। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों सिस्टम लैंड रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाए इसके लिए इम्प्लीमेंट की गई थी। दूसरा सेंटेंस है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर फील्ड साइज, फील्ड पैटर्न, फार्मिंग टाइप, क्रॉपिंग पैटर्न, एसोसिएशन, प्रोडक्टिविटी इंक्लूड अबव कलेक्टिवली हैव देयर नो इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा गया नो इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। डेफिनेटली ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं इनका इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेंटेंस 2 इज इनकरेक्ट। देखिए ये सिनेरियो रहा हमारा जब हम बात कर रहे थे कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी अंडर द ब्रिटिश रूल what are the land tenure system is popular in the different part of India, but in the other section of this lecture we are going to deal with the post independence land reform। इसमें क्या हुआ कि ये जो जमींदारी महालवारी रैयतवाड़ी जो लैंड टेन्योर सिस्टम थे इसको एबॉलिश किया गया। हालांकि हुआ ये कि एक KC कुमारप्पन की कमेटी थी जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये तीनों जो लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित हैं इनको एबॉलिश कर दिया जाए, और जिसके ज़रिए जो स्टेट यानी गवर्नमेंट और जो पीजेंट के बीच का जो डायरेक्ट रिलेशन है उसके बीच से इंटरमीडिएटरी को ख़त्म किया जाए, और जो ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी लोगों के पास जो कुछ लोगों के पास ऑनरशिप जो लैंड की है वो बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ लोग के पास है ही नहीं है, जो लैंडलेस पीजेंट हो गए हैं उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए, और इसी के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। और हुआ ये, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म हुए जैसे लैंड कंसोलिडेशन। इसके अलावा अनुसूची 9 में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी का प्रावधान है, जिसके ज़रिए किसी भी इंडिविजुअल को जब लैंड का राइट दिया जाता है तो वो उस पर कोई भी सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, उसको बेच सकता है किसी भी के हाथ। तो इस तरह के रिफॉर्म्स हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस में, और इसके साथ साथ कई आंदोलन जैसे भूदान में जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड देने की बात की गई। अभी भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंसर्न कर रही है कि जो लैंडलेस लेबर हैं उनके लिए कई बेनिफिशरीज स्कीम निकाली गई हैं। तो इस तरह के कई सुधार हुए हैं, परंतु अभी भी जो लैंडलेसनेस है एग्रीकल्चरल में वो अभी भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कल्टीवेटर कम हो रहे हैं और एग्रीकल्चरल लेबर की संख्या बढ़ रही है। तो डेफिनेटली हम सभी को उन पे कंसर्न करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वो कॉजेज़ हैं कि जो एग्रीकल्चर में हम लैंडलेसनेस को देख रहे हैं, और कैसे हम इसको हिंडर कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ताकि हम अपने इंडिया की इकोनॉमी जो कि एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है उसको हम बेहतर बना सकें, और बेहतर बनाने के साथ साथ सस्टेनेबल बना सकें, जिससे कि हमारा नीचे तबके का जो क्लास है जो कि अधिकांशतः एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो भी सस्टेन कर सके।